नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आने वाली सदियों की पूरी दिशा ही बदल कर रख देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्यकालीन भारत के उस दौर में चलेंगे जब आक्रमण और विजय की लगातार लहरों ने उपमहाद्वीप के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम सबसे पहले उस वक्त के वैश्विक माहौल को समझेंगे, फिर एक के बाद एक आने वाली लहरों पर बात करेंगे। शुरुआत कौसिम की अरबी लहर से, फिर गजनवी की पहली तुर्की लहर। हम उस वक्त के विभाजित भारत को भी देखेंगे और आखिर में गौरी की दूसरी तुर्की लहर और इन सभी आक्रमणकारियों की आपस में एक दिलचस्प तुलना करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं 9वीं शताब्दी के उस वैश्विक परिदृश्य को। अपने दिमाग में 9वीं शताब्दी यानी 9th सेंचुरी का नक्शा लाइए। उस वक्त अब्बासिद कैलिफेट एक बेहद विशाल और ताकतवर साम्राज्य बन चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े आक्रमणों से ठीक पहले ये एक भारी भरकम जियोपॉलिटिकल ताकत थी। इसे आप एक लॉन्चिंग पैड की तरह देख सकते हैं, जहां से आने वाले समय में इतिहास को पलट देने वाली लहरें उठने वाली थीं। अब आते हैं ऐतिहासिक टाइमलाइन पर, ठीक 712 एडी में, जहां से उठी पहली अरबी लहर। ठीक 712 एडी, ये वो साल था जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और वो भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। उसने सिंध के शासक दाहिर को हराया। यहाँ एक जरूरी ऐतिहासिक तथ्य ये है कि कासिम पहला आक्रमणकारी था जिसने जजिया नाम का टैक्स लाया। हम यहाँ कोई नैतिक मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बस एक सीधा ऐतिहासिक दस्तावेज आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस आक्रमण के साथ सिर्फ युद्ध नहीं आया था, एक नया सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान भी शुरू हुआ। कासिम अपने साथ बेहतरीन अरबी घोड़े और डिरहम नाम के सोने के सिक्के लेकर आया। उसने यहाँ खजूर की खेती और ऊंट पालन को बढ़ावा दिया, और एक सोचे जाने वाली बात, उसने हमारे ग्रंथ पंचतंत्र और चारका संहिता का अरबी में अनुवाद भी करवाया। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का पहला बड़ा संपर्क था। समय के पहिए को थोड़ा आगे घुमाते हैं और आते हैं पहली तुर्की लहर यानी गजनवी के दौर में। महमूद गजनवी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसे सुल्तान या गाजी की उपाधि मिली थी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसका ऐतिहासिक मकसद यहाँ शासन करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसका मुख्य लक्ष्य था मंदिरों को नष्ट करना और बेहिसाब धन लूटना। हालांकि एक रोचक तथ्य और है, गजनवी कश्मीर को जीतने में नाकामयाब रहा था क्योंकि वहां उस वक्त रानी दिद्दा का शक्तिशाली शासन था। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि उस दौर की राजनीति कितनी जटिल थी। अगर हम उसके लगातार हमलों पर नजर डालें तो शुरुआत होती है साल 1000 एडी में जयपाल पर आक्रमण से, फिर 1001 में जयपाल की हार और 1008 में आनंदपाल की हार। साल 1025 एडी इतिहास में काफी चर्चित है क्योंकि यही वो साल था जब सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया था। 1027 में उसने जाटों पर अपना आखिरी हमला किया और आखिरकार 1030 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक लगातार हमले बिना रुके। अब लूटपाट के इस पूरे दौर में एक बड़ा पैराडॉक्स भी है। इन मुहिमों के दौरान काफी बड़े विद्वान और लेखक भी उपमहाद्वीप आए थे। आपने अल-बरूनी का नाम सुना होगा, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी। उनके साथ फिरदौसी थे, जिनकी रचना शाहनामा है। साथ ही उताबी, जिन्होंने चचनामा का अनुवाद किया, और विहाकी, जिन्होंने तारीख अस-सुबुक्तगीन लिखी। चाहे मकसद कुछ भी रहा हो, पर यह दस्तावेज उस समय के समाज और इतिहास को समझने के लिए आज भी बेहद अहम है। लेकिन उस वक्त भारत की स्थिति आखिर थी क्या? चलिए देखते हैं उपमहाद्वीप की स्थिति के इस चौथे भाग में। लगभग 1000 एडी के आसपास के भारत की कल्पना कीजिए। ये किसी एक देश की तरह नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए चित्र की तरह था। कोई एक बड़ा केंद्रीय शासन था ही नहीं। पूरा क्षेत्र अलग अलग राजपूत राजवंशों में बटा हुआ था, जैसे राजस्थान में चौहान्स, गुजरात में सोलंकीज, मालवा में परमार्स और दिल्ली के आसपास टोमर्स थे। आपस में बंटती हुई इन्हीं शक्तियों ने दरअसल बाहरी आक्रमणों के लिए एक आसान मैदान तैयार कर दिया था। स्रोत बताते हैं कि तुर्की विजय के पीछे 3 मुख्य ऐतिहासिक कारण थे। पहला था उनका इक्ता सिस्टम, यानी सेना और प्रशासन को मैनेज करने का एक बेहद चुस्त तरीका। दूसरा कारण, उनके पास बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे जो उन्हें युद्ध में एक जबरदस्त तेजी देते थे। और तीसरा, सबसे अहम, स्पिरिट ऑफ गाजी का विचार, जिसके तहत गैर मुस्लिमों, जिन्हें उन्होंने दस्तावेजों में काफिर कहा, उनको हटाकर जमीनों पर कब्जा करना उनका लक्ष्य था। एक बार फिर हम यहाँ सिर्फ उन दस्तावेजों और तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे सामने हैं।
इन्हीं स्थितियों के बीच उफान आती है दूसरी तुर्की लहर यानी मोहम्मद गौरी के आक्रमण। पर एक दिलचस्प बात बताऊं, मोहम्मद घोरी का यहां आना इतना आसान नहीं था। 1178 में जब उसने माउंट आबू पर आक्रमण किया तो वहां की एक महिला शासक माता नाइकी देवी ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। भारत में घोरी की ये पहली और बहुत बड़ी हार थी। ये साफ बताता है कि उस वक्त वहां कैसा जबरदस्त और शक्तिशाली विरोध मौजूद था। लेकिन उसके बाद के इन 3 युद्धों ने स्थायी शासन की नींव रख दी। पहले 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को खदेड़ दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी वापस आया और इस बार जीत हासिल की। स्रोत इशारा करते हैं कि उस युद्ध में जयचंद ने गौरी की मदद की थी। और आखिरकार 1194 का चंदावा युद्ध, जहां गौरी ने उसी जयचंद को भी हरा दिया। सोचकर देखिए, इन सिलसिलेवार घटनाओं ने आने वाले सदियों के स्थायी विजय का एक लंबा रास्ता खोल दिया। और अब समय है इन तीनों लहरों और आक्रमणकारियों को आमने सामने रखकर उनकी तुलना करने का। अगर इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले कासिम, जो अरबी था, उसका मोटिव आक्रमण और जजिया कर वसूलना था, पर विरासत में वो दिरहम सिक्के छोड़ गया। फिर आई पहली तुर्की लहर गजनवी के रूप में, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मंदिर तोड़ना और धन लूटना था। लेकिन लेगेसी के नाम पर उसके दौर में कई लेखक यहां आए। और आखिर में दूसरी तुर्की लहर, जिसमें गौरी आया। गौरी का उद्देश्य धन लूटना नहीं बल्कि सीधा क्षेत्रीय शासन था, और इसी ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की पक्की नींव रखी। मकसद में आया ये ऐतिहासिक बदलाव आसानी से देखा जा सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, धन लूटने की आम मंशा से शुरू होकर स्थायी भूभाग हासिल करने की जिद तक, इस बदलाव ने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। इन्हीं बदलावों ने आने वाली सदियों के शासन की एक ऐसी नींव रखी जो दिल्ली सल्तनत के रूप में आगे बढ़ी। हमारी आज की ये ऐतिहासिक चर्चा यहीं पर समाप्त होती है, पर इस जटिल इतिहास के प्रभाव आज भी उतने ही चर्चित हैं।